Jai Hind, Jai Bharat. Let's begin this video with this news headline. It says, Senior Advocate R. Venkatramani is the new Attorney General of India. And coming to its first paragraph, it says here, Senior Advocate R. Venkatramani has been appointed as the new Attorney General of India by President Draupadi Murmu for a period of 3 years. The Law Ministry announced on Wednesday. न्यूज की इन कुछ ही लाइन से आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मिल ही गई होगी. फर्स्ट, दैट ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेकंड, दैट ही इज अपॉइंटेड फॉर अ टेन्योर ऑफ 3 years. लेकिन इस प्रैक्टिकल न्यूज को थ्योरी से एसोसिएट करने से पहले कि ये सारी न्यूज का जो कंटेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली कहाँ दिया हुआ है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि अटॉर्नी जनरल होते कौन है. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया is the highest or you can say the first law officer of the country. ये इंडियन गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट के प्राइमरी लॉयर होते हैं. यानी आप इन्हें गवर्नमेंट का एडवोकेट भी कह सकते हैं. अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल की पोस्ट कहाँ गारंटीड है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 द यूनियन के चैप्टर 1 द एग्जीक्यूटिव में आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल की पोस्ट गारंटीड है. तो आइए अब आर्टिकल 76 में हम ये देखते हैं कि जो हमारी न्यूज में अपॉइंटमेंट और टेन्योर की इंफॉर्मेशन थी वो कहाँ दी हुई है. आर्टिकल 76 का क्लॉज 1 देखें तो यहाँ लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन. यानी जो पहला पार्ट था न्यूज का दैट इज क्लियर कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे. अब टेन्योर देखते हैं कौन से क्लॉज में है. आर्टिकल 76 का लास्ट क्लॉज 4 कहता है द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. अब देखिए न्यूज कहती है कि टेन्योर था 3 years का, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा है. इट सेज कि अटॉर्नी जनरल तब तक ऑफिस होल्ड करेंगे जब तक प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होगा, यानी जब तक प्रेसिडेंट चाहे. तो न्यूज और कॉन्स्टिट्यूशन में मिसमैच क्यों हो रहा है और क्या अब प्रेसिडेंट 3 साल से पहले अटॉर्नी जनरल को उनके ऑफिस से रिमूव नहीं कर पाएंगे? कंफ्यूज्ड? तो चलिए जानते हैं कि एग्जैक्टली करेक्ट क्या है. इसका आंसर हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं और भी एक रेफरेंस लेना पड़ेगा और वो है लॉ ऑफिसर कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1987 जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड लॉ ऑफिसर्स को गवर्न करते हैं. ये रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 309 रेड विद आर्टिकल 76 के तहत प्रेसिडेंट को मिली पावर के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं. आर्टिकल 76 तो हम इस वीडियो में डिस्कस कर ही रहे हैं. आर्टिकल 309 को देखते हैं इसमें क्या है. तो आर्टिकल 309 कहता है रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्संस सर्विंग द यूनियन और स्टेट, जिसमें प्रेसिडेंट या एनी अदर पर्सन जिन्हें प्रेसिडेंट डायरेक्ट करेंगे को यूनियन के अफेयर से रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट होगी ऑफ द सर्विसेज एंड पोस्ट उसके लिए रूल्स बनाने के लिए, रेगुलेशंस बनाने के लिए, सर्विस की कंडीशंस स्पेसिफाई करने के लिए प्रेसिडेंट को पावर दी गई है. अब जो लॉ ऑफिसर कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1987 है उसके रूल 2 के पार्ट डी को देखते हैं. यहाँ हमें लॉ ऑफिसर की डेफिनेशन दी गई है जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को लॉ ऑफिसर माना जाएगा. यानी कि ये सभी यूनियन गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर्स की पूरी एक टीम डिफाइन कर दी गई इन रूल्स में. अब देखते हैं कि इन रूल्स में इनका टेन्योर कहाँ दिया गया है. तो इन रूल्स के रूल नंबर 3 में इट्स रिटन law officer is appointed for a period of 3 years and can be reappointed for a further term not exceeding 3 years. यानी जितने भी लॉ ऑफिसर्स हैं उनका टर्म 3 साल का होगा और उन्हें फर्दर रीअपॉइंट किया जा सकता है नेक्स्ट 3 years के लिए. अब इसके अलावा मैंने आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था कि क्या प्रेसिडेंट 3 साल से पहले एजीआई को रिमूव नहीं कर पाएंगे. तो इस क्वेश्चन का आंसर भी रूल नंबर 3 में ही है. इट सेज द अपॉइंटमेंट ऑफ अ लॉ ऑफिसर मे एट एनी टाइम ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस be terminated by 3 months notice in writing by either side. तो ऐसा नहीं है कि 3 साल से पहले ये रिमूव नहीं किए जा सकते. एक 3 month का नोटिस देना होता है, इधर गवर्नमेंट साइड से मिलेगा या अगर वो खुद रिजाइन कर रहे हैं तो उनके साइड से. अब यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं लेकिन प्रेसिडेंट कैन नॉट टेक हिज डिसीजन ऑन हिज ओन. प्रेसिडेंट अपॉइंट और रिमूव दोनों ही यूनियन कैबिनेट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर उन्हीं के एडवाइस पे कर सकते हैं. अब ये कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो दिस इज रिटन इन आर्टिकल 74 जो कहता है द प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। दिस मीन्स कि अगर प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल को रिमूव करना चाहते हैं, देन ही मस्ट कंसल्ट द काउंसिल इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। इफ द काउंसिल एडवाइजेज हिम टू डू सो, then he must remove the attorney general. He has the option to send this advisory back for reconsideration. But if the council stays firm on their decision, then the president has to take the action accordingly. अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल अपॉइंट होने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये चीज दी गई है हमें आर्टिकल 76 के क्लॉज 1 में, जो हमने पहले आधा ही रीड किया था। आर्टिकल 76 का क्लॉज 1 कहता है, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड to be appointed a judge of the Supreme Court to be Attorney General for India। यानी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट। अब आप बता सकते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में दी गई है। सो इट इज गिवन इन आर्टिकल 124 क्लॉज 3, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के चैप्टर 4 द यूनियन जुडिशरी में आता है। अब क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। First is person must be a citizen of India. Second, he has to be High Court judge for at least 5 years or of 2 or more such courts in succession. And third is that person has to be an advocate of a High Court for at least 10 years or of 2 or more such courts in succession, or in the opinion of the President, that person is a distinguished jurist. So पहली qualification, the person must be a citizen of India, that is compulsory. और दूसरी क्वालिफिकेशन में जो बाकी के 3 पॉइंट्स हैं उनमें से कोई एक होनी चाहिए, बिकॉज और इज गिवन। याद रखिए क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज की। दैट डजंट मीन कि ही हैज टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज। सो आप अटॉर्नी जनरल अपॉइंट हो गए, आपके पास वो सारी क्वालिफिकेशन है, टेन्योर आपका 3 साल का दे दिया गया। अब आपको करना क्या होगा, तो दैट इज कि अब अटॉर्नी जनरल की ड्यूटीज क्या क्या होती है। सो अटॉर्नी जनरल की ड्यूटीज आर्टिकल 76 के क्लॉज 2 में भी दी गई हैं और लॉ ऑफिसर्स कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 1987 के रूल 5 में भी दी गई हैं। अब अगर इन दोनों को हम देखते हैं तो देखिए रूल 5 का पार्ट ए और डी और आर्टिकल 76 का क्लॉज 2 लगभग सेम ही है। अटॉर्नी जनरल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देना होगा अपॉन द लीगल मैटर्स एंड टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कॉन्फर्ड ऑन हिम अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब यहाँ जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो है पार्ट बी और सी ऑफ रूल 5। इसमें एजीआई की ये भी ड्यूटी है कि जब भी रिक्वायरमेंट होगी ही नीड्स टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट और इन एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया इन केसेस इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड एज अ पार्टी। और अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब भी प्रेसिडेंट कोई रेफरेंस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से, देन ही हैज टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये है सारी अटॉर्नी जनरल की ड्यूटीज। और जो सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं वो अटॉर्नी जनरल को उनकी ड्यूटीज फुलफिल करने में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। अब अटॉर्नी जनरल को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतनी ड्यूटीज करने के लिए कोई तो सैलरी मिलती होगी। तो याद रखिए अटॉर्नी जनरल एक गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, ही कैन टेक अ प्राइवेट प्रैक्टिस टू। ऐसे लेंगे वो हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो उनके लिए कोई सैलरी डिफाइंड नहीं है, बट उनके लिए एक रेम्यूनरेशन डिफाइंड है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 के क्लॉज 4 में मेंशन्ड है। इट सेज द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड शैल रिसीव सच रेम्यूनरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। यानी रेम्यूनरेशन भी फिक्स नहीं है, इट इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। इसी के रेफरेंस में लॉ ऑफिसर रूल्स 1987 भी देख लेते हैं। यहां पर रूल 7 देखिए, इसमें लॉ ऑफिसर्स के रिटेनर, फीस और अलाउंसेस डिटेल में दिए हुए हैं। 2015 में इन रूल्स में अमेंडमेंट की गई और इन्हें बढ़ा भी दिया गया है। आप चाहें तो इन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैं इन रूल्स की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब मैं यहाँ बता देती हूँ कि जो ये रिटेनर वर्ड है, ये रिटेनर होता क्या है। रिटेनर फीस वो पैसा होता है जो वकील की सेवाओं को बुक करने के लिए दिया जाता है, यानी ये पैसा सर्विस लेने के लिए पहले से दिया गया एक एडवांस है। यह वकील की फीस से अलग होता है और उसके बाद जब वकील कोई केस दायर करेगा या कोई जिरा करेगा उसके लिए अलग चार्ज होगा। सो यहाँ तक आपने सीखा कि अटॉर्नी जनरल होते कौन है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उस पोस्ट पर अपॉइंट होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, टेन्योर कितना होता है, उस पोस्ट से रिमूवल कैसे हो सकता है, अपॉइंट होने के बाद में आपको क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती हैं और उन ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए आपको रेम्यूनरेशन कितना और कैसे मिलता है।
अब ये भी जान लेते हैं कि इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर की पावर्स और प्रिविलेजेस क्या क्या होते हैं। ये जानने के लिए हमें आर्टिकल 76 का क्लॉज 3 देखना होगा। सो लेट्स रीड दिस। क्लॉज 3 कहता है, द अटॉर्नी जनरल शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इन फैक्ट ही हैज द राइट ऑफ प्री ऑडियंस। इसका क्या मतलब हुआ? राइट टू प्री ऑडियंस सेक्शन 23 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961 में डिफाइंड है, which provides the privilege of the right of pre-audience to an advocate. Right of pre-audience is the right of being heard before another, यानी किसी दूसरे से पहले कोर्ट द्वारा आपको सुने जाने का अधिकार. Now this right is available in the given hierarchy. So it starts from the Attorney General of India and last is the right of other advocates. According to this section, the advocate has the right to represent the case in the court. He can speak whenever he wants before an audience present in the court and cannot be stopped unless he violates the decency of the court. He can hear the proceedings of the court. ये सारे points right of pre-audience define करते हैं, जिसमें hierarchy में अटॉर्नी जनरल सबसे ऊपर आते हैं. अब देखिए, अटॉर्नी जनरल के बारे में डिस्कस करते करते हमने आर्टिकल 76 के सभी क्लॉजेस यानी पूरा आर्टिकल 76 डिस्कस भी कर लिया. तो अब देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल के पास में और क्या क्या पावर्स होती हैं. अटॉर्नी जनरल बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं एंड ही इज कंसिडर्ड द लीडर ऑफ द बार. एक और पावर है अटॉर्नी जनरल की जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 द यूनियन के चैप्टर 2 द पार्लियामेंट में आर्टिकल 88 में दी गई है. इट सेज द अटॉर्नी जनरल हैज द राइट टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, their joint sitting and any committee of the parliament in which Attorney General of India is named a member. यानी अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट के किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं. उनकी कोई जॉइंट सिटिंग है या कोई कमिटी है ऑफ द पार्लियामेंट जिसमें अटॉर्नी जनरल मेंबर हैं, उसमें भी वो पार्ट ले सकते हैं. इन प्रोसीडिंग्स में अटॉर्नी जनरल के पास बोलने का भी अधिकार होता है, लेकिन उनके पास वोट करने का अधिकार नहीं है. सेम चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 के क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑल्सो गेट्स टू एंजॉय प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज अवेलेबल टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. एमपी को जो प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज प्राप्त हैं वही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी मिलती हैं. नेक्स्ट पावर इज द सुप्रीम कोर्ट में टेक एक्शन फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑन अ मोशन मेड बाय अटॉर्नी जनरल. दिस इज डिफाइंड इन सेक्शन 15 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो टाइप के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल. बेसिकली यहाँ हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात कर रहे हैं. अटॉर्नी जनरल को इतनी पावर्स और प्रिविलेजेस देने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ ऑफिसर्स पर इंक्लूडिंग अटॉर्नी जनरल पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हुए हैं. रिमेंबर आई टोल्ड यू अटॉर्नी जनरल इज नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ही कैन टेक अ प्राइवेट प्रैक्टिस टू. लेकिन क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं प्राइवेट प्रैक्टिस पर वो हम इस सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे. अब जो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं ये लॉ ऑफिसर्स रूल्स 1987 के रूल 8 में दिए हुए हैं. तो दीज आर फर्स्ट, they can't hold briefs in any court for any party except the ones given here. Holding brief means they can't support or defend by argument parties except these. Second, they can't advise any party against the government of India or public sector undertaking. They can't defend an accused person in a criminal prosecution without the permission of the government of India. कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लेने से पहले, किसी अक्यूज्ड पर्सन को डिफेंड करने से पहले उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन सीख करनी पड़ती है, तभी वो प्राइवेट केसेस ले पाते हैं. इस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट कई बार नोटिस भी जारी कर चुकी है बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम लॉ ऑफिसर्स सीकिंग परमिशन फॉर देयर अपीयरेंस इन प्राइवेट मैटर्स. एंड गवर्नमेंट क्लियरली सेज ईच टाइम दैट सच रिक्वेस्ट शैल बी मेड ओनली फॉर कंपेलिंग रीजंस एंड इन एक्सेप्शनल केसेस, as taking up private matters can lead to negligence towards government cases and matters. And fourth restriction is, law officers can't accept appointment to any office in any company or corporation without the permission of Government of India. And they can't advise any ministry or department of Government of India or any statutory organization or any PSU unless proposal or a reference in this regard is received through Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs. ये सारी रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ ऑफिसर्स पर लगाई हुई हैं टू रेगुलेट द गवर्नमेंट केसेस एंड मैटर्स. न्यूमरस ओकेशंस पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए केसेस जीते हैं, लाइक द रीसेंट केस ऑफ द चैलेंज टू द रिपील ऑफ आर्टिकल 370 एंड द रीसेंट केस चैलेंजिंग द सेक्शन 24A ऑफ द IPC. दे आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. सो नाउ आई होप
you're crystal clear about the post of the Attorney General for India. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.